इमेजिन कर लो कि आप एक रोड में से जा रहे हो और जाते जाते रोड के एक साइड में आपको एक गोलगप्पा वाला दिख गया, और गोलगप्पा वाला देखने के बाद ही आपका मुंह के अंदर थोड़ा सा पानी आ गया। या फिर आप रोड में से जा रहे हो, रोड के बीच के ऊपर एक स्नेक दिख गया, तो स्नेक देखने के बाद आपको थोड़ा सा डर लग गया। तो ये जो डर ये क्यों हो रहा है, या फिर गोलगप्पा देखने के बाद आपका मुंह के अंदर पानी क्यों आ गया, इसे हम लोग कहते हैं कि स्टिमुलेशन, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन। मतलब हमारा जो बॉडी है, बॉडी लेवल पर एक स्टिमुलेशन हो रहा है। लेकिन ये सारे स्टिमुलेशन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब मैंने आंखों में से कुछ देखा, फिर या फिर कान में कुछ सुन रहा हो, ये सारे चीज से स्टिमुलेशन हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलेशन। जो बाहर का जो दुनिया है इससे हमारे अंदर आ रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर से वो चीज हमारे माइंड के अंदर अपीयर हो रहा है, माइंड के अंदर आ रहा है। उसे फ्रॉइड कह रहा है क्या, इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन। ये जो इंटरनल इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन है, इसके ऊपर फ्रॉइड का एक थ्योरी है जो बहुत पॉपुलर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फिलोसॉफिकल है, जिसका नाम है ड्राइव थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ये जो इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन है इसका अलग से एक लाइफ है। जैसे हम लोग जन्म होते हैं, उसके बाद चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, फिर मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, फिर डेथ, ऐसे इंस्टिंक्ट का भी एक लाइफ होता है। हमारा जो माइंड है, माइंड के अंदर इंस्टिंक्ट अपीयर होता है और फिर उसका चेंज होते जाता है, और चेंज के थ्रू वो वैनिश होता है। तो ये जो इंस्टिंक्ट का लाइफ है, इंस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप्स में होता है, इसका अलग से चेंज होता है। ये सारे चीज के ऊपर फ्रॉइड का थ्योरी है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइव, बेसिक ड्राइव, one is death drive and the other one is life drive. Hello friends, my name is Rudra Hamdan Biswas and welcome you to Utopia Academy. आज इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रॉइड के ड्राइव थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन है, ये इसके अंदर जो चेंजेस होता है, जो मतलब जो इसका जो लाइफ है, लाइफ या फिर जो चेंजेस होता है, ये 4 डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जो कि डिप्रेशन, दूसरा सब्लिमेशन, तीसरा चेंज इन द कंटेंट, और जो फोर्थ है वो क्या है, फ्रॉम एक्टिविटी टू पैसिविटी। ये 4 अलग अलग टाइप का चेंज हो सकते हैं इंस्टिंक्ट का लाइफ के अंदर। कोई इंस्टिंक्ट आया, इंस्टिंक्ट में 4 तरीके से या फिर 4 में से कोई एक तरीके का चेंज या फिर इसका एक तरीके का लाइफ होगा। ओके, लेकिन इनमें से जो पहला 2 डिफरेंट तरीका है, जो कि सब्लिमेशन और रिप्रेशन है, ये 2 जो चेंज है इंस्टिंक्ट में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज एक बहुत ही लेंदी हो जाएगा और इसके लिए अलग से वीडियो बनाना होगा। ओके, आज हम लोग सेकेंड 2 चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्टिविटी टू पैसिविटी। एक इंस्टिंक्ट एक्टिव होता है, फिर बाद में जाकर पैसिव हो जाता है, कैसे। और दूसरा जो चेंज इन द कंटेंट, इंस्टिंक्ट पे जो भी चीज है वो मतलब चेंज हो जाता है, वो कैसे होता है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक्टिविटी टू पैसिविटी। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और समझे कि मैं कोई इंसान से प्यार करता हूँ, कोई एक मेरा पेरेंट्स है, मेरा ब्रदर है, कोई भी इंसान है, या फिर कोई मेरा गर्लफ्रेंड है, जो भी है नाउ। और ये जो प्यार है, आई लव दैट पर्सन, लेकिन लाइफ में चलते चलते जो इंस्टिंक्ट ऑफ लव है, मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है टू लव दैट अदर पर्सन, वो चेंज होता है बहुत सारे सिचुएशन के थ्रू। चेंज होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो लव से कन्वर्ट हो जाता है क्या, हेट्रेट में। मतलब मेरा जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैं किसी दूसरे इंसान से प्यार करता था तो दूसरे इंसान के तरफ मेरा प्यार था, लेकिन अब डायरेक्शन सेम है, मैं ही दूसरे इंसान से हेट करता हूं। तो जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, एक कंटेंट से दूसरा कंटेंट में, प्यार से हेट्रेट में, लव से हेट्रेट में। और ये होता है क्या, चेंज इन द कंटेंट। लेकिन दूसरा टाइप का चेंज क्या होता है, फ्रॉम एक्टिविटी टू पैसिविटी। वो कैसा है, जैसे हमारे अंदर एक ईगो सेल्फ होता है, जो बाहर का जो दुनिया है, बाहर का जो वर्ल्ड है, इसके अंदर किसी भी चीज को टॉर्चर करना चाहती है, टॉर्चर टू एक्सरसाइज इट्स ओन पावर ओवर रियलिटी। जैसे बचपन में मुझे अभी तक याद है कि सड़क पर कुछ स्ट्रीट डॉग्स थे, और मेरा कुछ फ्रेंड्स आए और फिर डॉग्स के ऊपर मतलब कुछ पत्थर फेंकने लगे। क्यों, कोई मतलब नहीं, ऐसे, क्योंकि इससे मजा आता है। मतलब बाहर को दुनिया के ऊपर अगर जब हम लोग अपना पावर को एक्सरसाइज करते हैं, खुद को ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, दूसरों को टॉर्चर करने के थ्रू हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। बहुत सारा पॉलिटिशियन, मिलिट्री फोर्सेस, बहुत इंसान ऐसा करते हैं। ये हो गया क्या,
एक एक्टिव फॉर्म, ईगो का एक इंस्टिंक्ट है जो बाहर की दुनिया को टॉर्चर करना चाहती है, बाहर की दुनिया के कोई एलिमेंट को, कोई सब्जेक्ट को, कोई ह्यूमन बीइंग को। लेकिन ये जो इंस्टिंक्ट है चेंज होता है टाइम के साथ साथ। चेंज होते होते क्या होता है ना, अभी और हम लोग बाहर की दुनिया को टॉर्चर नहीं करना चाहते, बल्कि हम बाहर की दुनिया से टॉर्चर होना चाहते हैं। हम लोग पहले एक्टिव थे, हम लोग फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी के ऊपर डिपेंड करके बाहर को दुनिया में कोई इंसान को टॉर्चर करना चाहते थे। अभी हम लोग पैसिव बन गए। अभी हम लोग चाहते हैं कि बाहर को दुनिया में से कोई इंसान आए जो हमें टॉर्चर करे, जो हमको इरिटेट करे, जो चीज़ हम लोग पहले दुनिया में कर रहे थे, तभी जाके हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो इंस्टिंक्टिव नेचर है ये चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्या जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इन्वर्स हो रहा है। मैं टॉर्चर कर रहा था दुनिया को, अभी दुनिया से मैं चाहता हूँ कि मैं पैसिव बन जाऊँ। मैं वर्ल्ड की तरह, जब मैं टॉर्चर कर रहा था दुनिया पैसिव था, बाहर का जो एलिमेंट था वो पैसिव था, वो मतलब स्टेबल था, मैं एक्टिव था, मैं कुछ कर रहा था। अभी मैं पैसिव हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया एक्टिव हो जाए मेरे ऊपर। लेकिन जो टॉर्चर है, वो जो कंटेंट है वो सेम है, पहली बार की तरह नहीं। जो मैं किसी से प्यार करता था अब वो हेट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम है। अभी क्या है, कंटेंट सेम है, टॉर्चर सेम है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। मतलब ईगो से दुनिया की तरफ, अब दुनिया से ईगो की तरफ डायरेक्शन चेंज हो गया। ये हो गया कि एक्टिविटी टू पैसिविटी। ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इंस्टिंक्ट का लाइफ में आता है। किसी इंस्टिंक्ट में इस टाइप का चेंज होता है, किसी दूसरा इंस्टिंक्ट में दूसरे टाइप का चेंजेस होता है। ओके, अब सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं कि ये जो इंस्टिंक्ट है ये जो पोलैरिटी में काम करता है। तो हमारा जो माइंड है, जो मेंटल लाइफ है, ये सारा जो मेंटल लाइफ जो भी हमारे माइंड के अंदर चलता है, ये 3 डिफरेंट पोलैरिटीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पोलैरिटी क्या है, ईगो एंड नॉन ईगो। मतलब ईगो सेल्फ और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो ईगो सेल्फ है उसका जो नेगेशन है, जो उससे अलग है, जो बाहर की दुनिया है, जो इंसान है, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, हमारा फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, नेबर से, रिलेटिव से, बुक्स, स्ट्रीट्स और जो भी चीज़, ट्रीज और हमारा पेट डॉग जो भी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या हो गए, दुनिया, सारे वर्ल्ड हो गए। और हमारा जो क्या है, ईगो। हमारे माइंड के अंदर सब कुछ दोनों पार्ट में, दोनों पोलैरिटी में डिवाइडेड है। दूसरा पोलैरिटी क्या है, दूसरा पोलैरिटी है प्लेजर और अनप्लेजर। मतलब जो भी चीज़ हम लोगों को प्लेजर दे रहा है और जो भी चीज़ हम लोगों को अनप्लेजर दे रहा है, यही दूसरा पोलैरिटी। और तीसरा पोलैरिटी जो कि है वो है एक्टिविटी टू पैसिविटी। जब हम लोग बॉडीली एक्टिव है और किसी किसी टाइम पर लेजी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बॉडीली पैसिव है। ये 3 टाइप का पोलैरिटीज हमारे माइंड के अंदर काम करता है। और पूरा मेंटल लाइफ ये 3 पोलैरिटीज के थ्रू मतलब मेंटल लाइफ चलते रहता है। मेंटल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, 3 पोलैरिटीज के अंदर आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ना सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि अब जो 3 पोलैरिटीज है, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये 3 पोलैरिटीज कोइंसाइड करता है, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब अलाइन हो जाता है। कैसे होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि ईगो और नॉन ईगो। मतलब ईगो जो है उसका ऑपोजिट वो है दुनिया। नाउ ईगो जो सेल्फ है, इसका मतलब है जो सेल्फ इमेज, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं नहीं दिखता हूँ, ये सारे क्या है, ईगो। खुद के लिए, खुद का माइंड के अंदर एक इमेज है जो रियल नहीं है, वो है ईगो सेल्फ। और उस ईगो का नेगेशन जो बाहर की दुनिया है, वो बाहर का वर्ल्ड। अब ईगो क्या करता है, इस दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है प्लेजरेबल, दूसरा है अनप्लेजरेबल। मतलब जो भी चीज़ बाहर की दुनिया में से हमको प्लेजर दे रहा है, जैसे एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड को बचपन में जो भी उसका डिज़ायर आता है सब कुछ हम लोग फुलफिल करते हैं। जैसे उसका पेरेंट्स उसको ड्रेस या फिर कोई फूड चाहिए, उसके बाथरूम जाना चाहता है, या फिर किसी भी जगह पे चोट लगा है, या फिर कोई भी चीज़, पेरेंट्स उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव सब कुछ देता है। लेकिन धीमे धीमे जब वो चाइल्ड ग्रो अप होता है तब क्या होता है, पेरेंट्स उसका सारे डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर सकता, पेरेंट्स डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं और वो सारे क्या हो जाता है, क्या अनप्लेजरेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारा ईगो बाहर को दुनिया के 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, प्लेजर और अनप्लेजर। लेकिन ये जो अनप्लेजर है ये एक्चुअल में कोई एक अनप्लेजर नहीं है, बल्कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेजर है। मतलब जहाँ पे हमको प्लेजर मिलना चाहिए था, प्लेजर मिलने का एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी सोशल नॉर्म जो है, जो एक्सटर्नल जो रियलिटी है, इसका कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन से हम लोग किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। दूसरे के सामने ऐसे बात करना होता है, मतलब फीमेल से ऐसे बात करना होता है, मेल से ऐसे बात करना होता है, स्कूल में ये नहीं करना चाहिए,
घर में ये करना होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स है। तो बाहर की दुनिया में कोई एक प्लेजर का अपॉर्चुनिटी जब मिस आउट हो जाता है तो वही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है अनप्लेजर में, उसी को हम लोग अनप्लेजर कहते हैं। लेकिन अलग से अनप्लेजर करके कोई भी चीज़ नहीं है। जब ईगो बाहर का दुनिया के दो पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बाहर का जो प्लेजर पार्ट है उस प्लेजर पार्ट को खुद के अंदर ईगो इंटीग्रेट कर लेता है, खुद के अंदर उसको ऐड अप करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक बुक है, समझो कि एक बुक है, हाँ, इस बुक का नाम है द टिन ड्रम, एक नोबेल प्राइज विनर जर्मन राइटर का लिखा हुआ एक फिक्शन है, बहुत अच्छा बुक है। इसके बारे में अगर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के होता है ना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर एक बुक है, समझो कि ये बुक मुझे अच्छा लगा, तो क्या ईगो में प्लेजर के अंदर ये बुक आ गया, तो अब ईगो क्या करेगा, इस बुक से खुद को आइडेंटिफाई करेगा कि मैं एक रीडर हूँ, मैं इस बुक को पढ़ाई कर चुका हूँ, या फिर इस बुक को मैं पढ़ता हूँ। या फिर कोई एक पेन है तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरा पेन है, ये मेरा बुक है, ठीक है। या फिर ये कोई भी चीज़ है, मेरा पेंसिल है। तो जो भी चीज़ मुझे प्लेजर देता है मैं उसको ईगो के अंदर इंटीग्रेट कर लूँगा, और जो भी चीज़ मुझे प्लेजर नहीं देता, जो अनप्लेजर है, उसे मैं इरेज नहीं कर सकता दुनिया से, मतलब उसे हटा नहीं सकता। वो कॉन्स्टेंटली ईगो को इरिटेट करता रहेगा कि ये चीज़ हो सकता था या फिर इससे मुझे प्लेजर मिल सकता था। तो वो जो इरिटेट कर रहा है, तब हम लोगों को क्या लगता है कि ईगो सेल्फ को ऐसा लगता है कि इसका एक पार्ट है जो कि हॉस्टाइल है बाहर की दुनिया की तरह, जो किडनैप्ड है और हाईजैक्ड है बाहर की दुनिया की तरह। बाहर की दुनिया इस ईगो पार्ट को हाईजैक कर चुका है या फिर इसे किडनैप कर चुका है। तो क्या हो गया, प्लेजर और अनप्लेजर जो है वो अलाइन हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है क्या, ईगो और नॉन ईगो से। और इसीलिए जो प्लेजर अनप्लेजर ईगो नॉन ईगो है, इसके मतलब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, कुछ काम करते हैं या फिर नहीं करते। जहाँ पे ईगो कुछ प्लेजर मिल रहा है वो वहाँ पे एक्टिव होने की कोशिश करेगा, जहाँ पे नहीं मिल रहा है वो वहाँ पे पैसिव होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। ये तीनों जो पोलैरिटीज हमारे माइंड के अंदर काम करता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये सारे पोलैरिटीज के कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा पोलैरिटी आ जाता है। जो पहला पोलैरिटी है ईगो नॉन ईगो, वो क्या है, रियल पोलैरिटी, मतलब वो की रियल है, रियलिटी है वो, मतलब जो एकदम सही है, सच है। दूसरा जो पोलैरिटी है प्लेजर अनप्लेजर, एक ही इकोनॉमिक पोलैरिटी है, मतलब हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और अनप्लेजर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो एक हो गया कि इकोनॉमिक लेवल पर ये प्लेजर अनप्लेजर का टेंशन पोलैरिटी चलता रहता है हमारे माइंड के अंदर। और तीसरा जो पोलैरिटी है वो क्या है, एक्टिविटी टू पैसिविटी, जो कि बायोलॉजिकल है, मतलब फिजियोलॉजिकली बॉडी में हम लोग एक्टिव होते हैं या फिर पैसिव होते हैं। ओके, नाउ ये जो तीन पोलैरिटी है, ये तीन पोलैरिटी से हमारे माइंड का स्ट्रक्चर मतलब क्रिएट होता है। लेकिन बाहर का दुनिया से जो सारे स्टिमुलेशन हमारे माइंड के अंदर जा रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर जा रहा है, वो सारे स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब बाहर का दुनिया में मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टिमुलेशन है, जो भी चीज़ हो रहा है। लेकिन इतना सारे स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को इसका ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्रेन को क्या चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिमेन चाहिए, छोटा सा एक सैंपल चाहिए बाहर का दुनिया से। और उस सैंपल को, उस स्टिमुलेशन को जब ब्रेन के अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ब्रेन का जो सर्किट है उसके अंदर वो मूव करते रहेगा। और वहाँ से हमारा ब्रेन क्या कर सकता है, क्या वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब मूव करेगा तो वहाँ से समझ सकते हैं बाहर की दुनिया को, क्या प्लेजरेबल है क्या नहीं है, कहाँ पे एक्टिव होना है, कहाँ पे पैसिव होना है, जो भी चीज़। तो इसलिए बहुत सारा स्टिमुलेशन हमारा जो ब्रेन सर्किट है और जो ब्रेन है या फिर जो माइंड है उसको नहीं चाहिए। इसीलिए ब्रेन अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है तो ब्रेन का ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ब्रेन के चारों तरफ एक शील्ड है, कुछ चीज़ है जो कवर करने के लिए, जो ये चीज़ है, ये जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना ब्रेन के ऊपर, ओके, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब बाहर का दुनिया का जो स्टिमुलेशन है वो सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ये शील्ड, बाहर का जो स्ट्रॉन्ग जो शील्ड है हमारा ब्रेन के ऊपर चारों तरफ। तो आईज से हम लोग कुछ देख रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं, या फिर स्मेल ले रहे हैं, या फिर मुंह से कुछ बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ टच कर रहे हैं, ये सारे स्टिमुलेशन बाहर की दुनिया से सेंसेस के थ्रू ब्रेन के अंदर जा रहा है। और ब्रेन को डिफेंस करने के लिए बाहर का चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टिमुलेशन से, ओवरलोड से ब्रेन को डिफेंस करता है। लेकिन जब इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन अंदर से आता है, जब ओरिजिनेट होता है अंदर से, जब साइकोलॉजिकली वो होता है, तब उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। जब आप बहुत एंग्री फील करते हो, जब आप बहुत आउट ऑफ रेंज और आउट ऑफ हेट्रेड, तब वो चीज़ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर कोई इंसान हमको कुछ कह रहा है या फिर कुछ हो रहा है इसलिए नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स के ऊपर हम लोग एंग्री है या फिर कोई फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक बात कह दी इसलिए गुस्सा है।
बहुत दिनों दिन तक वो कुछ कहता रहा, हम लोग गुस्से नहीं हुए, वो सारी चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में गया, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहा, और अभी कुछ जब कह रहा है तब अनकॉन्शियस माइंड से एक फोर्स की तरह वो ऊपर वापस आ रहा है, वो सारी चीज़ साथ में लेके वापस आ रहा है। इसीलिए हम लोगों को इंटरनली वो स्टिमुलेशन ऑकर कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है। लेकिन बाहर के स्टिमुलेशन को टैकल करने के लिए जैसे डिफेंस है, अंदर के स्टिमुलेशन को टैकल करने के लिए ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए हमारा माइंड या फिर हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो इंटरनल जो स्टिमुलेशन है इसको कन्फ्यूज करता है बाहर के स्टिमुलेशन से। ये ऐसे सोचने की कोशिश करता है कि ये सारे स्टिमुलेशन, जो इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन जो अंदर से आ रहा है, वो एक्चुअल में अंदर से नहीं बल्कि वो बाहर से आ रहा है। और बाहर की दुनिया के अगेंस्ट हमारे पास एक शील्ड है, हम लोग उस शील्ड के थ्रू बाहर की दुनिया के टैकल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ कहते हैं, कुछ काम करते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी करते हैं कि ये सारी चीज़ करने के थ्रू हम लोग उस स्टिमुलेशन को टैकल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन है जो कि वैलिड है, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल में ये मैकेनिज्म काम नहीं करता। क्योंकि वो स्टिमुलेशन अंदर से जब आ रहा है उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा होता है। उस इंस्टिंक्ट का, वो जो इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन जो अंदर से आ रहा है वो क्यों आ रहा है और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर उसके वो अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, अगर उस अनकॉन्शियस माइंड में हम लोग उसे इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो इंस्टिंक्ट कॉन्स्टेंटली हमको डिस्टर्ब करता रहेगा, कॉन्स्टेंटली हमारे मेंटल लाइफ को डिसबैलेंस करता रहेगा। ठीक है, एंड इसीलिए उस इंस्टिंक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, साइको एनालिसिस, जो कि सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी है, जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रेटिंग अनकॉन्शियस माइंड को, जहाँ से इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन जहाँ से ओरिजिनेट होता है साइकोलॉजिकली, नॉट फिजियोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। जब हमको उसके बारे में पता चल जाएगा तब हम लोग उसके अगेंस्ट, मतलब उस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, डिसॉल्व कर पाएंगे हमारे माइंड के अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये जो इंस्टिंक्ट होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, जो इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन हमारे अंदर से आ रहा है ये दो टाइप का होता है, दोनों ही सेक्सुअल होता है। ठीक है, एक होता है क्या, जो कि जिसे हम लोग कहते हैं सोमा या फिर बॉडी सेल, यूनिट सेल, और दूसरा होता है क्या जिसे हम लोग कहते हैं कि जर्म प्लाज्मा। नाउ सोमा और जर्म प्लाज्मा दोनों में डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जब बहुत सालों साल पहले, जब कोई लाइफ नहीं था दुनिया में, जब कुछ भी नहीं था, तब क्या हो रहा था, तब मैटर था। मैटर के अंदर कुछ एक्शन रिएक्शन के थ्रू एक ऐसा फोर्स क्रिएट हुआ जो मैटर का ऑपोजिट एक स्टेट को अचीव करना चाहता था, और जिसी फोर्स से आया है क्या, लाइफ, जिसे हम लोग अभी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड लाइफ ड्राइव। जो मैटर के अंदर एक्शन रिएक्शन के थ्रू, जो मटेरियल है जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, उसके अंदर एक्शन रिएक्शन के थ्रू ऐसे एक फोर्स आ गया जो मैटर का ऑपोजिट, मैटर को नेगेट करना चाहता है, मैटर का ऑपोजिट स्टेट को अचीव करना चाहता है। उसी फोर्स को हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ फोर्स। उस लाइफ फोर्स से लाइफ का फॉर्म जो सिंगल सेल एमीबस वो आया था। लेकिन वो लाइफ फोर्स थोड़ी देर लाइफ में रहने के बाद वो दोबारा से वापस जाना चाहता है। उसके अंदर एक फोर्स काम करता है जो कॉन्स्टेंटली उसे, जो प्रीवियस जो स्टेट था जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में था, जहाँ पे वो स्टेबल था, जो मटेरियल जो स्टेट था जहाँ पे कोई लाइफ नहीं था, उस स्टेट में वापस जाना चाहता है उसके अंदर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेथ ड्राइव या फिर डेथ इंस्टिंक्ट। तो एक हो गया क्या, लाइफ इंस्टिंक्ट जो मैटर से लाइफ क्रिएट कर रहा है, और दूसरा हो गया कि डेथ इंस्टिंक्ट जो कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को दोबारा से मैटर की जो स्टेबल जो इक्विलिब्रियम फॉर्म है उसमें रिटर्न करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो डेथ ड्राइव और जो लाइफ ड्राइव है दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहता है। लेकिन ये जो लाइफ ड्राइव है और डेथ ड्राइव है जो एक दूसरे को नेगेट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को इरेज करने की कोशिश करता है। लेकिन लाइफ ड्राइव का मेन पर्पस ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता रहे, उसका सिर्फ पर्पस यही है कि वो इस चीज़ को एक्सटेंड करे। मतलब जितना लेंदी पाथवे मूव करने के बाद वो डेथ पर वापस आएगा, मैटर पर वापस आएगा, उसके लिए उतना वो चीज़ अच्छा है। उसका फोर्स का जो नेचर है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो वो लाइफ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ओके, नाउ ये जो डेथ ड्राइव है और जो लाइफ ड्राइव है, ये दोनों ड्राइव अलग अलग इंस्टिंक्ट के फॉर्म में अंदर से बाहर आता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग साइकोलॉजिकली काम करते हैं और मेंटल पोलैरिटीज में डिवाइडेड होता है। अब जो सोमा सेल है, सोमा सेल मतलब बॉडी के अंदर जो सारे सेल्स है, तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं इस सोमा सेल के अंदर सारे जो सेल्स है, छोटा बहुत मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, इस सारे सेल्स के अंदर दो फोर्स काम करता है, दो सेक्सुअल फोर्स। एक है क्या,
लाइफ ड्राइव और दूसरा है डेथ ड्राइव, मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ओके, बहुत सारे इंस्टिंक्ट है। फ्रॉइड सारे इंस्टिंक्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करके उसको बाद में जाके एकदम जो एंड पोर्शन है वहाँ पे जाके उसको इंस्टिंक्ट नहीं कहकर वो ड्राइव कह रहा है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टिंक्ट है इसलिए। ओके, तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों टर्म को एक साथ यूज कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट और ड्राइव को, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ना। जो हमारा बॉडी है इसके अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स है, उसके अंदर एक होता है क्या, सोमा सेल, मतलब जो बॉडी सेल। एक एक बॉडी सेल के अंदर 2 ड्राइव है या फिर 2 इंस्टिंक्ट है, लाइफ और डेथ। नाउ एक सोमा सेल और दूसरा सोमा सेल दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एंगेजमेंट में आता है, और उस एंगेजमेंट के थ्रू क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक सोमा सेल दूसरा सोमा सेल का जो डेथ ड्राइव है उसको नेगेट करता है। मतलब एक सोमा सेल इसका जो लाइफ ड्राइव है ये दूसरा सोमा सेल का डेथ ड्राइव को नेगेट करेगा। ऐसे करके दोनों सेल एक दूसरे के साथ काम करेगा करके दोनों एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप के अंदर ये लोग सर्वाइव करेंगे, और दूसरा सोमा सेल क्या एक दूसरे को डेथ ड्राइव को नेगेट करेगा। फिर ऐसे करके सारे सोमा सेल मिलकर एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा उसका एग्जिस्टेंस को, उसका सर्वाइवल का मैटर है ये, जिससे हमारा बॉडी एग्जिस्ट करता है। ऐसे हमारा बॉडी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमारे बॉडी का कुछ सेल साल बाद मतलब उसका वो इरेज हो जाता है, मर जाता है, और फिर नया सेल्स आ जाता है। ऐसा कभी सुनो, आप देख सकते हो कि बहुत सारा रिसर्च पेपर में या फिर इंटरनेट पर भी अवेलेबल है कि 7 साल बाद हमारा बॉडी का सारा सेल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये सोमा सेल बॉडी सेल। लेकिन एक दूसरे अलग टाइप का सेल है जो कि सेक्सुअल फोर्स की तरह काम करता है, जो कि जर्म प्लाज्मा है, जो इटरनल है। जो जर्म प्लाज्मा है उसके अंदर जो सेक्सुअल फोर्स है वो उस फोर्स को कभी यूज नहीं करता दूसरे सेल के लिए, वो खुद के अंदर इस फोर्स को प्रिजर्व करके रखता है, खुद के अंदर इसको सस्टेन करके रखता है। फिर कोई एक मोमेंट पर, कोई एक सिचुएशन पर ऑल ऑफ ए सडन उस चीज को एक्सप्रेस करता है, जिस चीज को हम लोग फील करते हैं एज सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर सेक्सुअल डिजायर। बहुत सारा सेक्सुअल क्रेविंग आ रहा है, और उस एक्सप्रेशन के थ्रू वो जर्म प्लाज्मा क्या करता है, वो खुद का सर्वाइवल को सस्टेन करता है। मतलब एक जर्म प्लाज्मा से वो ऐसे सेक्सुअल एंगेजमेंट के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू वो खुद का लाइफ को एक्सटेंड करता है, खुद को सर्वाइव करता है। और क्योंकि एक जर्म प्लाज्मा दूसरा जर्म प्लाज्मा के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि खुद के अंदर इसका फोर्स, इसका जो एनर्जी है, उसका जो सेक्सुअल या फिर लिबिडिनल फोर्स है, खुद के अंदर सस्टेन करके एक मोमेंट पर इसको यूज कर रहा है, तो इतना फोर्सफुल होता है कि वी आर बाउंड टू एंगेज आवरसेल्व्स इनटू सेक्सुअलिटी। और उसके थ्रू वो जर्म प्लाज्मा को मल्टीप्लाई करते जाता है, जर्म प्लाज्मा को और ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, करते करते लाइफ को सस्टेन करता है। तो ये हो गया कि लाइफ फोर्स जो इमॉर्टल है। ये जर्म प्लाज्मा क्या है, इमॉर्टल है, इटर्नल है, इसका कभी डेथ नहीं हो सकता। हो सकता है इंसान वैनिश हो जाए डायनासोर्स की तरह, दूसरे एनिमल्स की तरह, लेकिन लाइफ कभी दुनिया से वैनिश नहीं होगा। ये जर्म प्लाज्मा जो है ये कभी दुनिया से वैनिश नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म कभी दुनिया से वैनिश नहीं होगा, किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। प्लांट्स या फिर कोई दूसरा एनिमल आ जाएगा, या फिर कोई और तरह के क्रिएचर आ जाएगा, जिसके थ्रू ये जर्म प्लाज्मा सर्वाइव करते रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो डेथ होता है इसलिए नहीं होता कि जर्म प्लाज्मा नहीं है। हमारे अंदर जो स्पार्क ऑफ लाइफ, जो करंट ऑफ लाइफ है, उसका क्राइसिस से हम लोग डेथ की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होता है। जो सोमा सेल है, जो बॉडी है, इसके अंदर जो लिवर, किडनी, जो सारे ऑर्गन्स है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है। एंड वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग सिक हो जाते हैं या फिर डिजीज होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमारा बॉडी सस्टेन नहीं कर सकता ये जो जर्म प्लाज्मा है, जो लाइफ है, इसको, इसीलिए हम लोगों का डेथ होता है। लेकिन एक्चुअल में जो लाइफ है वो इटर्नल है, वो हमारे अंदर है। अगर हम लोग हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से टेक केयर करें, या फिर जो फिजियोलॉजिकल जो सारे प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व आउट कर पाए बॉडी लेवल पर, तो हम लोग हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक्चुअल में एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है 2017 से, जिसका नाम है चीट डेथ करके। बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें बहुत जेफ बेजोस हो गए और पीटर थिल और भी बहुत सारा जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट है, वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इस चीट डेथ प्रोजेक्ट में, जहाँ पे छोटा छोटा रोबोट होगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाके सारे जो सेल्स है वो उसको चेंज करेगा, उसको डिकोड करेगा, मतलब उसको रीप्रोग्राम करेगा। जैसे कुछ क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जो खरगोश नहीं, कच्छप जो होते हैं ना, कच्छप वो 300 ईयर्स 400 ईयर्स बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं वो। या फिर जो स्पॉन्ज होता है, सी स्पॉन्ज, वो भी बहुत सालों साल तक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जिंदा रह सकते हैं अंडर वाटर जो क्रिएचर है।
उसका डीएनए में कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारा डीएनए में नहीं है, इसलिए हमारा बॉडी बहुत जल्दी डिटेरियोरेट करता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो छोटा छोटा माइक्रोवर्ड्स भेजकर डीएनए को रीप्रोग्राम करके हमारा बॉडी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि जर्म प्लाज्मा तो रहेगा ना हमारे अंदर, वो तो इटर्नल है। इसलिए तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2017 के बाद, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं पाया है, मुझे पता नहीं कि जो भी हो। तो ये है फ्रॉइड का थ्योरी ऑफ द ड्राइव, जो हम एक्चुअल में हमारा जो डेथ है वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कोई मेटाफिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जर्म प्लाज्मा इटर्नल है। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जो जर्म प्लाज्मा के अंदर जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, जो लिबिडिनल इंस्टिंक्ट है, ये इंस्टिंक्ट का 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा लाइफ है, मेरे लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, मैं ऑफिस जा सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बुक रीड कर सकता हूँ, या फिर मूवीज़ देखने जा सकता हूँ। ये बहुत सारे एक्टिविटी के लिस्ट के अंदर जो सेक्सुअलिटी है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। मैं उसे जब चाहे उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे एक्टिविटीज़ के अंदर एक है सेक्सुअलिटी, सारे एक्टिविटीज़ के अंदर एक एपिसोड है। लेकिन अगर हम लोग एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सोचे तो सेक्सुअलिटी जो मैटर से उभर कर आया है, वो अपना लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम लोगों को यूज़ कर रहा है एज डिफरेंट एपिसोड। वो जर्म प्लाज्मा वो इटर्नल है, वो ऐसे कंटिन्यू कर रहा है उसका लाइफ, और उसका लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो जो खुद का जो लाइफ को सस्टेन करने हमारा स्पीशीज का जो सर्वाइवल है, इसके लिए इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जर्म प्लाज्मा ले रहे हैं। तो जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है उसका काम क्या है कि एक मोमेंट पर एक ऐसा क्रेविंग क्रिएट करना हमारे अंदर, जो कि हम लोग सेक्सुअलिटी में एंगेज हो जाए और उस जर्म प्लाज्मा को क्रिएट करें, एक नया बॉडी क्रिएट करें, नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट करें, और जो उस जर्म प्लाज्मा को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। और फिर जब वो मतलब उसका डेथ हो जाएगा तो वो भी उसके पहले सेक्सुअलिटी में एक्टिवेट, सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होगा, और फिर दूसरा बॉडी क्रिएट करेगा, और जिस बॉडी के अंदर फिर जर्म प्लाज्मा दोबारा जिंदा रहेगा। तो जर्म प्लाज्मा क्या है, ऐसे जिंदा रहना चाहता है, ऐसे सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइवल के लिए हमारा बॉडी को यूज़ कर रहा है एक पैरासाइट की तरह, ठीक है। और हम लोग हम एक इंडिविजुअल एक एपिसोड से, वो जो जर्म प्लाज्मा का जो इटर्नल लाइफ है, वो लाइफ के अंदर एक एपिसोड है। तो जर्म प्लाज्मा हमारे लिए इतना ज़्यादा टेक केयर नहीं करता। एज ए इंडिविजुअल हम लोग क्या सोचते हैं, कितना खुश है या फिर नहीं है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे चीज़ से जर्म प्लाज्मा का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग जब सोचते हैं कि सेक्सुअलिटी हमारा विल के अंदर है, लेकिन इतना सारा ह्यूमन बीइंग्स है, और सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग्स तो सेक्सुअलिटी करता रहेगा, और जो करता रहेगा वो सारे ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू और दूसरा ह्यूमन बीइंग्स आएगा, और ऐसे करके जर्म प्लाज्मा सर्वाइव करेगा। ओके, तो ये था फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ ड्राइव और द ड्राइव थ्योरी, जो 2 ड्राइव है, लाइफ और डेथ। डेथ ड्राइव बेसिकली वो चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, जिससे हम लोग इनिशिएट करते हैं ऐसा एक्टिविटी में जहाँ पे हम खुद का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद का जो आउट ऑफ सम काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव स्टिमुलेशन, हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें खुद को डेथ की तरफ लेके जा रहा है, खुद को नेगेट कर रहे हैं, खुद को डिसइंटीग्रेट करने में हम लोग ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किसी से, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर किसी को कुछ बुरा भला कर रहे हैं। ये सारे डेथ ड्राइव है। और लाइफ ड्राइव क्या है, जो लाइफ के तरफ ओरिएंटेड है, लाइफ के तरफ डायरेक्टेड है, जो लाइफ पर फोकस्ड है, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ ड्राइव। फ्रॉइड ये सारे जो इंस्टिंक्ट है, ये सारे इंस्टिंक्ट को एक साथ कैटेगोराइज करके सारे इंस्टिंक्ट ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं, आइदर डेथ ड्राइव में आते हैं या फिर लाइफ ड्राइव में आते हैं। ओके, और ये सारे इंस्टिंक्ट क्या साइकोलॉजिकली अपेयर हो रहा है, फिजियोलॉजिकल नहीं। ये है फ्रॉइड का, सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आज के वीडियो में हम लोग सिगमंड फ्रॉइड का डेथ ड्राइव थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, और अगले वीडियो पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग ज़रूर मिलेंगे। और मेरा हिंदी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात करने के लिए, तो थोड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो आई होप यू विल फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय।